नमस्कार। कल मैंने आपको ये बताया था कि कैसे बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद इंडियन मुजाहिदीन की कहानी ही ख़त्म हो गई। वहाँ सैफ और उसके साथ जो लोग पकड़े गए उनसे मिली जानकारी के लिहाज से अलग अलग जगह जहाँ पर सीरियल ब्लास्ट हुए थे वहाँ की पुलिस ने और एटीएस बाकी एजेंसीज़ के साथ बहुत ढेर सारे लोगों को गिरफ़्तार कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि एटीएस में जनवरी 2009 में ज्वाइन करने के बाद सबसे बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने यही थी। बड़े और मुख्य आरोपी एटीएस ने जो संजरपुर से ऑपरेट कर रहे थे, जो आजमगढ़ से ऑपरेट कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी की। अबू बशर उर्फ मुफ्ती उर्फ अब्दुल राशिद सनाफ अबू बकर, ये दीनापाड़ा आजमगढ़ का था, अहमदाबाद ब्लास्ट में वांटेड था। इसको गिरफ़्तार किया गया। शहबाज हुसैन को गिरफ़्तार किया गया, जयपुर ब्लास्ट में था। आरिफ संजरपुर का जो लगभग सारे ब्लास्ट में था, उसको गिरफ़्तार किया गया। हाकिम जिसके यहाँ जो बेरिंग के छर्रे थे वो अमीनाबाद से ख़रीद के रखे गए थे और बाद में इसने पार्टिसिपेट किया था ब्लास्ट में, अहमदाबाद ब्लास्ट में, इसको गिरफ़्तार किया गया। मोहम्मद सरवर, ये सब गिरफ़्तारियाँ उत्तर प्रदेश की एटीएस ने अलग अलग प्रदेशों की पुलिस फोर्स के साथ मिलके उनकी सूचना पर वो कहाँ वांटेड हैं, कौन हैं, उनके विवेचना में कौन कौन इन घटनाओं में आया है, उसके हिसाब से गिरफ़्तार करके संबंधित अदालतों के सामने प्रस्तुत होने के लिए भेज दिया। इसी बीच में जब ये काम हम लोग कर रहे थे, बड़ी बड़ी खेप फेक करेंसी की पकड़ी जाने लगी। 2008 में ही एक बड़ी खेप पकड़ी गई थी, साढ़े 6 लाख रुपए की, जिसमें सादिक अली सन ऑफ स्वर्गीय अब्दुल खालिक मड़ुआदी थाना कलियाचक मालदा का रहने वाला था और इसने जो रूट बताया था वो बांग्लादेश के रूट से ये फेक करेंसी नोट्स आ रहे थे। दूसरी गिरफ्तारी हुई थी 30 सितंबर 2009 को। एक बड़ा ऑपरेटर था गिरिजेश एलियस रजनेश करके, उसकी निशानदेही पे कई जगह छापेमारी हुई थी और करीब 21 लाख रुपए के फेक करेंसी नोट्स बरामद किए थे एटीएस ने। जिस टीम को नेपाल में स्टेशन किया गया था, बैठ के बातचीत की गई और ये हुआ कि सभी लोग चूँकि इंडियन मुजाहिदीन के उस ऑपरेशन में लगे हुए थे, लेकिन इस दरमियान यानी इसका फ़ायदा उठाते हुए बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में फेक करेंसी नोट नेपाल के रास्ते से भारत में आ रहे थे। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने तमाम अपने डाटा जारी किए थे। उसी बीच में अखबारों में, टीवी के माध्यम से फेक करेंसी और रियल करेंसी के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके विज्ञापन भी आने लगे थे। शॉर्टिंग मशीन्स जहां जो नकली नोटों की पहचान करती हैं, ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज शॉर्टिंग मशीन्स, वो भी अलग अलग कैश चेस्ट में ज़िले में कम से कम प्रत्येक ज़िले में एक एक भेजी गई ताकि इनको सेग्रीगेट किया जा सके, इनको अलग किया जा सके। लेकिन एक बार नेपाल से या कहीं और से ये हाई क्वालिटी FICN फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो आते थे वो सर्कुलेशन में चले जाते थे, वो कभी वहाँ से सेग्रीगेट नहीं किए जा सके थे। बड़ी समस्या ये होती जा रही थी। सब लोगों ने बैठ के डिसाइड किया, चूँकि नेपाल वाले रास्ते का काम हमारी टीम को हमको दिया गया था, तो ये डिसाइड हुआ कि एक बार सब लोग वहाँ चल के, वहाँ पहुँच के, क्योंकि अभी तक जो सूचनाएं इकट्ठा की गई थी वो किसी न किसी के माध्यम से अपने ही लोगों को वहाँ भेज के इकट्ठा की गई थी। लेकिन ये हुआ कि सभी लोग वहाँ चलते हैं, इसको ट्रैक करते हैं कि आखिर कहाँ से चलता है, कहाँ पहुँचता है, कौन डीलर है इसका, कैसे कैसे ये ले आते हैं, कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। इन सब को पता करने के लिए हम सभी लोग 18 अगस्त 2009 को नेपाल पहुँच गए। जाहिर सी बात है, बिना अनुमति के जाना था। हालांकि कोई इस तरह की बात नेपाल की सीमा में उस समय नहीं थी, बाद में तो बहुत दिक्कतें होने लगी। तो बिना परमिशन के जाना था। परमिशन लेने में दुनिया भर की बात होती है और फिर हम जिस काम से
जा रहे थे वो काम हम कभी कर न पाते, क्योंकि वहाँ की एजेंसीज़ को भी ये पता लग जाता कि ये लोग यहाँ किस काम से आए हुए हैं। गाड़ी ली गई, बॉर्डर के कुछ लोग, हमारे कुछ अधिकारी, जैसा मैंने बताया था अविनाश मिश्रा, एक और अधिकारी उस समय अभय मल, वहीं बॉर्डर पर, गोरखपुर के बॉर्डर पर पोस्टेड था और वहीं का रहने वाला था। उसकी भी तमाम लोगों की जानकारी, नेपाल में जो मदेशिया होते हैं, जो भारतीय मूल के लोग नेपाल में जाके बस गए हैं सीमा के उस पार, तमाम उनकी खेती है, तमाम इस्टेब्लिशमेंट है, उनके माध्यम से कुछ गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया जो नेपाली नंबर प्लेट की हों, ताकि शक की दृष्टि यानी शंका की दृष्टि से न देखा जाए कि इंडियन नंबर प्लेट्स की गाड़ियाँ यहाँ क्या कर रही हैं। पूरी तैयारी के साथ हम सब लोग गए वहाँ पर, सीधे काठमांडू पहुँचे, काठमांडू रुके और फिर पता करना जो हम लोग के पास इनपुट था पहले से कि किस बाज़ार में कहाँ पर ये डीलर्स मिलते हैं, कितने तक का सौदा वहाँ हो जाता है, वहाँ से अगर हमको किसी तरह से उनको हम ला सके तो हमारा ये काम हो जाएगा। और हमें ये बात भी देखनी थी कि क्या हम उनमें से किसी बड़े डीलर को किसी तरह, किसी बाय हुक और बाय क्रुक किसी तरह उनको फंसा के अपने साथ बिठा सके, उसका भी सब इंतज़ाम हम लोगों ने कर लिया था। हालांकि ये इल्लीगल है किसी दूसरे देश की धरती पे जाके किसी इस तरह के आदमी को वहाँ बिना अथॉरिटीज़ को बताए हुए ले आना, लेकिन समस्या बड़ी थी और बहुत परेशान थे सब लोग। इस फेक करेंसी सर्कुलेशन से इतना परेशान थे कि मैं बता नहीं सकता हूँ। बार बार बातें पूछी जाती थी। फिर बीच में ये भी कर दिया गया कि फेक करेंसी नोट्स के जितने भी मुकदमे कायम होंगे सब ऑटोमेटिकली चले जाएंगे सीबीआई को। छोटी नोट पकड़ी जाए या बड़ी नोट पकड़ी जाए, सीबीआई को इन्फॉर्म किया जाता था, लोकल टीम उसकी आ जाती थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन को टेक ओवर कर दी थी। पूरे देश में एक रूपता करने के लिए कि उत्तर प्रदेश में अलग था, मध्य प्रदेश में अलग था, वेस्ट बंगाल में अलग था और दीगर राज्यों में, महाराष्ट्र में बहुत बड़ी संख्या में सर्कुलेट हो रहे थे ये फेक करेंसी नोट्स। तो उसमें एक रूपता के लिए सेंट्रल एजेंसीज़ को उसकी इन्वेस्टिगेशन का काम दिया गया। हम लोगों ने सीबीआई के भी अधिकारियों से बात की थी जाने से पहले कि आखिर उनकी जानकारी में ढेर सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद कौन से लोग हैं या कहाँ, कौन इसका ईपी सेंटर है जहाँ से ये फेक करेंसी नोट्स प्रोलिफरेट करके इंडो नेपाल बॉर्डर से इधर आ रही हैं। पोरस बॉर्डर है इंडिया नेपाल का, कोई चेक पोस्ट, जो रोड्स हैं उन पे तो चेक पोस्ट हैं, बाकी छोटी छोटी पगडंडियाँ हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है हमारी, नो मैंस लैंड जिनको कहते हैं, उसके उस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ घनी आबादी है, उधर नेपाल के लोग, इधर भारत के लोग। ऐसे में अच्छा दोनों का आना जाना है, दोनों की मंडियां और बाज़ार कॉमन हैं, जैसे सब्जी की और अनाज की कुछ मंडियां नेपाल में हैं, भारतीय इधर से जाते हैं, बाकी सामानों की या डॉक्टर्स की, मेडिकल एड की, नर्सिंग होम की, उनका सबका काम इस तरफ है भारत की तरफ, तो नेपाल के लोग बराबर पैदल ही वहाँ से निकलते हैं और वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ऐसे में ही आईएसआई ने अपने लोग प्लांट कर रखे थे, जो कैरियर्स थे वो फेक करेंसी नोट्स को उस पार से इस पार पहुँचाते थे। ये इतना बढ़ गया था, हम जिनको पकड़ते थे फेक करेंसी नोट के साथ वो तो सेकेंडरी, टर्शरी और उसके बाद चौथे स्तर के कैरियर्स हुआ करते थे। हम मुख्य धारा के लोग जो वास्तव में करेंसी को इकट्ठा करके उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, उन तक पहुंच नहीं पाए थे। इसी पर्पज़ से कि आखिर कब तक हम इन कुरियर्स को 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख के साथ पकड़ते रहेंगे, यह काम कभी बंद नहीं होगा। एक आदमी बंद है, जेल में है, अगला आदमी लालच में तैयार हो गया है 1 का 3 करने के लिए कि अगर हम 500 की एक नोट वहाँ देंगे तो 500 के 3 जाली नोट वहाँ से ले आएंगे और उसको हम आराम से चला लेंगे। ये धंधा इतना ज़ोरों पे चल पड़ा था कि जो बहुत ढेर सारे यूथ इसमें पकड़े गए कैरियर के रूप में, जो केवल यही काम करते थे कि पैसों को, दूसरों से पैसा लिया, उसको ले जाके वहाँ एक्सचेंज किया, फेक करेंसी ले आए और अलग अलग जगहों पर चलाने लगे। मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था कि किस तरह से एक बैंक में 9 करोड़ रुपए फेक करेंसी नोट्स के मिले थे, क्योंकि उसमें बैंक के कर्मचारी की कनाइवेंस थी। ये उसकी लालच थी। ये बिना ये देखे हुए कि उसके इस काम से देश की अर्थव्यवस्था को कितनी क्षति पहुँच रही है, ये देश के विरुद्ध किया गया काम था। बाद में ये सारी इन्वेस्टिगेशन एनआईए को, जो नई एजेंसी बनी, उनको ट्रांसफ़र की गई और फिर उसके बाद नोटबंदी जब हुई तब इस पर थोड़ा अंकुश हुआ। लेकिन अब फिर जो हमारी नई करेंसी नोट्स बनी थी, कम से कम 2000 की, 2000 और 500 की, इनका काउंटरफीट जो
पार्ट है, इनका जो नकली पार्ट है, ये फिर उसी हमारे दुश्मन देश के सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में छपने लगा है, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी रिकवरी इसकी शुरू हो गई है। हम लोग वहाँ से भी सारी सूचना से लैस होकर वहाँ पहुँच गए। एक दिन आराम किया, फिर वहाँ से जो जो हम लोगों को जिन मार्केट्स के बारे में बताया गया था, काठमांडू का जिसे आइडिया हो, तो काठमांडू के एक मुख्य बाज़ार है जहाँ घंटाघर जिसे कहते हैं, बाद में वो नष्ट हो गया था भूकंप के समय में। उस समय बड़ा गुलजार टाइप का ये बाज़ार था। वहाँ जाके आपको थोड़ा थोड़ा बनारस की गलियों का एहसास होता था, लखनऊ के अमीनाबाद का एहसास होगा। इस तरह से जो पुराने, बहुत पुराने मार्केट, छोटे पक्की गलियाँ जिनमें दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें, आर्टिफैक्ट्स की दुकानें, छोटे छोटे जो जैसे टोपियों की अलग से बहुत ढेर सारी दुकानें, जो नेपाली अस्मिता के जो कपड़ों के चिन्ह होते हैं उनकी दुकानें, इस तरह की बहुत लंबी लंबी मार्केट्स। वहीं पर ये बताया गया था एक पीसीओ के पास कि आप वहाँ पर जाएंगे और वहाँ थोड़ी देर खड़े होंगे तो कोई न कोई आपसे आके पूछेगा, या जो दो एक नाम दिए गए थे कि आप इस नाम से वहाँ आसपास किसी दुकान से पूछेंगे तो कोई न कोई आपसे संपर्क कर लेगा और बिल्कुल सीधे अपने काम पर आ जाएगा, कितना चाहिए। बात तय हुई। मैं और हमारे एक सब इंस्पेक्टर, बहुत ही एक्सपीरियंस सब इंस्पेक्टर थे, वो और 2 सिपाही, हम लोग पैदल ही अपने होटल से वहाँ के लिए निकल गए। गली के बिल्कुल मुहाने पे मैं और एक हमारा सिपाही खड़ा हुआ, एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही ने ये कहा कि हम लोग साहब जब भी आएंगे हम इसी रास्ते से आएंगे, हम किसी दूसरे रास्ते से नहीं लौटेंगे, इसलिए अगर हमें देर लगती है तो आप बेशक भीतर आ सकते हैं। और ऐसी यहाँ कोई बात नहीं, चूँकि भरा हुआ मार्केट है, कोई ऐसा नहीं कि वहाँ कोई किसी के साथ कोई दुर्घटना या दुर्व्यवहार हो सकता है। टाइम की बात नहीं है, जितना भी टाइम लग सके। एक मोबाइल हम लोग ले गए थे जो मेरे पास था, और ये कहा गया था कि अगर कोई बात होगी तो किसी पीसीओ से हम आपको कॉल कर देंगे। बात तय हो गई, वो दोनों चले गए। लौट के जैसा उसने बताया कि बस 10 मिनट में या 15 मिनट में ही हमने 1-2 नाम लिए और फ़ौरन एक दुकान वाले ने बैठने के लिए कहा। मैं उसकी दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में एक नौजवान लड़का आया, वेल ड्रेस था, आया, बोले हाँ जी बताएं क्या काम है। तो उन्होंने कहा साहब वही काम है, उनका कितना माल चाहिए। तो उसने कहा साहब देखिए हमें लेना तो बहुत है। सब इंस्पेक्टर बहुत सीजन, बहुत बढ़िया था और वो जानता था कि ये कैसे फंसाएंगे, इनके चंगुल से कैसे निकलना है और हम कैसे इनको फंसा सकते हैं। ये दोनों स्ट्रेटजी सब तैयार करके, उन्हें अच्छी तरह से ब्रीफ करके और उसके प्रॉस एंड कॉन्स समझ के तब उसे तैयार किया गया था। उसने कहा कि साहब हमें तो अभी बहुत माल चाहिए, लेकिन हमें सैंपल चाहिए। उन्होंने कहा भाई आप सैंपल की बात करते हैं, आपको पता नहीं है वहाँ कि ये सीधे बैंक में जमा कर दीजिए, बैंक वाले नहीं पहचान पाते हैं। यहाँ से लोग ले जाते हैं, सीधे बैंक में अपने खाते में जमा करते हैं और 10 दिन बाद, 5 दिन बाद उसको निकाल लेते हैं। कोई रिस्क नहीं है कि आप दुकान पे जाएं, लोग देखें कि ये नकली है कि असली है, आपको टोकें, पुलिस को बुलाएं, कोई रिस्क नहीं है, इतना परफेक्ट है। तो उसने कहा साहब अब असल में नंबर 2 के धंधे में भी फ्रॉड होने लगा है। तो कैसे? उनका कुछ वहाँ जो इस बीच में चीटर्स हैं, वो आपको असली नोट के बदले नकली नोट की बात करेंगे और आप सैंपल मांगेंगे तो आपको असली नोट पकड़ा देंगे, 100 के या 500 के असली नोट बता देंगे, ये कह के कि देखिए हमारे नकली नोट की क्वालिटी कितनी अच्छी है, आप इसको चला के देख लीजिए, आप 3 दिन बाद मुझसे मिलिएगा, चला के देखिए कोई पहचान पाता है। अब वो असली नोट हैं तो चलेंगे ही। ले जाते हैं, चलाते हैं, बड़ा खुश हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं साहब हमें 1 लाख का यही वाला नोट दे दीजिए जिसका सैंपल आपने दिया है। आप उनको 1 लाख देते हैं। एक ब्रीफ केस में ऊपर और नीचे असली नोट लगा के, सपोज़ करें 500 की गड्डी थी या 1000 रुपये की गड्डी थी, तो ऊपर असली नोट और नकली नोट, ऊपर दोनों तरफ ऊपर और नीचे के असली नोट लगा के, बीच में उसी साइज़ के काटे हुए पेपर्स, सादे पेपर्स, प्लेन पेपर्स, और उनको रबड़ बैंड में लपेट के गड्डियाँ दिखा देंगे, साहब ये 20 गड्डी है, आप इसको ले जाइए और पीछे मुड़ के मत देखिएगा, ब्रीफ केस किसी को मत दीजिएगा, घर जाके खोलिएगा। इस तरह से आपको बहुत, और आपके सामने ही खोल के, आपके सामने ही बंद करके आपके हाथ में देंगे। आप घर जाके देखेंगे तो वो केवल ऊपर और नीचे की 2 नोट्स उसमें असली होंगी और बाकी 20 की सारी कागज़ की प्लेन कागज़ के टुकड़े होंगे। तो इसमें भी ये नंबर 2 में भी फ्रॉड का काम होता है। दूसरा उसने ये बताया बहुत डिटेल में कि साहब आपको ये कह देंगे कि इतना पैसा लेके आइए और आपको किसी होटल में बुला लेंगे,
कहीं आपने डीलिंग शुरू की, वहीं ये पुलिस वालों को बुलवा लेते हैं और आपका असली भी गया, नकली हमारे पास कुछ होता नहीं है। तो इसलिए ये इसमें नंबर 2 का काम होता है। हमें आपकी जो सैंपल हैं हमें सैंपल दे दीजिए। फिर बातचीत में उलझा के चाय पिलाई उसने, फिर ये पूछा कि भाई ये बताइए कि एक टाइम में अगर आपसे हम यहाँ लेना चाहें तो आप तैयार माल कितना दे सकते हैं। उसने कहा 25 लाख रुपए आप अभी 1 घंटे में हमसे ले लीजिए, पैसा ले आइए, 25 लाख हमसे ले जाइए। सब इंस्पेक्टर ने कहा कि देखिए इतना पैसा लेके हम वहाँ से चलेंगे नहीं, और इतना पैसा लेके हम काठमांडू से बॉर्डर तक जाएंगे नहीं। नकली नोट इतनी वहाँ से लेके और वहाँ तक कहीं चेकिंग हो जाए तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे और हम बहुत परेशानी में आ जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, आप नेपालगंज में, जो हमारा बहराइच से रुपैडिया वाला बॉर्डर है, वहाँ से 10 किलोमीटर भीतर ही नेपालगंज है। बड़ी फेमस जगह है नेपाल की, जहाँ पर एयरपोर्ट भी है, एक बड़ा मेडिकल कॉलेज है वहाँ नेपालगंज का, जहाँ भारत के भी बहुत ढेर सारे छात्र डॉक्टरी पढ़ने के लिए, MBBS करने के लिए जाते हैं। उन्होंने कहा आप पैसा हमें यहाँ दे दीजिए, हम आपको डिलीवरी नेपालगंज में दे देंगे। हमारे सब इंस्पेक्टर ने कहा साहब ये नहीं होगा, हमको जहाँ भी आप डिलीवरी देंगे पैसा हम वहीं देंगे, एक हाथ से पैसा देंगे, एक हाथ से पैसा लेंगे। दोनों के बीच ये संवाद हुआ, ये बातचीत हुई, तो उसको भी लगा कि ये जेन्युइन बायर है, और हमको लगा, हमारे सब इंस्पेक्टर को लगा कि हमने इसको इम्प्रेस कर लिया, फंसा लिया, और अगर ये और यकीन में आ गया तो हम इसे अपने सीमा तक, नेपालगंज से बहराइच बॉर्डर क्रॉस करा के अपनी तरफ ले जाएंगे, तब हम इसका अच्छे से इंतज़ाम कर सकेंगे। हमें पूरी डिटेल जो इसकी है, इसके ऑपरेशन की, इसकी पूरी चेन का पता लग जाएगा। खैर बातचीत इस पर ख़त्म हुई कि ठीक है साहब, मुझे आपको हम 4 नोट दे रहे हैं 500 के, आप हमें अपना सैंपल दे दीजिए, हम चला के देख लेंगे, हमें ज़रा सी कहीं कोई दिक्कत होगी तो हम नहीं आएंगे, और हम सक्सेसफुल होंगे हम दोबारा आएंगे आपके पास, और आप हमें अब की बार बड़ा माल तैयार करके हमें दे दीजिएगा। बात तय हो गई। 500 के 4 नोट उसे दिए गए, 12 नोट उसने 500 के फेक करेंसी वाले दे दिए। बाहर निकल के चले आए हंसते हुए, एक दूसरे को नमस्कार किया, और जैसे ही बाहर निकले तो हम लोग उनको मिल गए गली के बाहर पर। सभी लोग होटल पहुँचे, जो भी टीम में और भी जगह जो लोग खड़े हुए थे वो सब वहाँ पहुँचे। देखा गया तो वो वही नोट थे जो हम लोगों ने बरामद किए थे, यानी हाई क्वालिटी फ्रीक्वेंसी नोट थे। कहने का मतलब हम बिल्कुल सही जगह पर स्ट्राइक कर रहे थे, बिल्कुल सही जगह पहुंच रहे थे। उससे नंबर भी मांगा इसने कि आपका कोई नंबर हो तो दे दीजिए, हम आने के पहले आपसे कैसे संपर्क करेंगे। तो उसने एक PCO का नंबर दिया कि इस PCO पर आप फ़ोन कर लीजिएगा, ये कहिएगा कि शकील से बात करनी है, फिर 5 मिनट बाद आप फ़ोन कर लीजिएगा तो आपको टाइम बता देगा कि वो आधे घंटे में आएंगे, वो 1 घंटे में आएंगे, और तब हमारी आपकी बात हो जाएगी। बात तय हो गई, वहाँ से चले, और ये तय हो गया कि यही वो गढ़ है जहाँ से फेक करेंसी नोट की सप्लाई अलग अलग जगहों पे होती है। और ये भी तय हो गया कि नेपालगंज इसका बड़ा हब है, नेपालगंज में कोई आदमी है ऐसा, नेपालगंज में कोई सेंटर है ऐसा जो उत्तर प्रदेश में के रास्ते, नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा से ये पार करा के नोट भारत में भेजता है। ये 2 बड़ी जानकारियों के बाद यहाँ लौट के एजेंसी से पता किया गया तो एक नाम निकल कर आया, जिसके लिए हमारी एजेंसीज जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं बहुत दिन से परेशान थी। वो नाम आया अब्दुल माजिद सिद्दीकी उर्फ माजिद मनिहार का। बड़ा फेमस नाम नेपाल के लिए, ISI का बहुत ही एक्टिव एजेंट, और जो नेपाल के राजकुमार थे उसका बेटा पारस, उसका बड़ा कॉन्फिडेंट आदमी। और इसको उन तमाम बातों की जानकारी थी जब 1 जून 2001 को भारत के नेपाल के राजा किंग वीरेंद्र, ऐश्वर्या उनकी जो महारानी थी, उनके लड़के दीपेंद्र, इन सब की राजमहल में ही, नेपाल के राजमहल में ही हत्या हो गई थी। ये हत्या आप जानते हैं, पारस के ऊपर इस हत्या का आरोप लगा था, जो किंग विजेंद्र के बड़े भाई का बेटा था। राजा ज्ञानेंद्र की बात की जा रही है। तो एक तो वो उसको पॉलिटिकल संरक्षण, राज घराने की नज़दीकी, ISI का संरक्षण, और ISI इसी के माध्यम से बड़ी बड़ी खेपें अपनी फेक करेंसी नोट की पार कराती थी। तो हम लोगों की जानकारी के हिसाब से ये बिल्कुल बात तय हो गई
इस बीच में 2 बार और छोटी टीम्स को, मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी जाने की, छोटी टीम्स को भेजा गया और माजिद मनिहार के बारे में जानकारी की गई। माजिद मनिहार तक भी टीम पहुंच गई, जो बात करके कि साहब हम कैश ले आए हैं, लेकिन हमारा कैश बहराइच में है, आप हमें रेडी कैश 25 लाख दिखा दीजिए। हम अपना कैश जो उसका 1/3 है वहाँ हमारा रेडी है बहराइच में, हम रुपईडीहा का बॉर्डर पार करके आ जाएंगे। एक हाथ से आप ओरिजिनल नोट ले लीजिए, एक हाथ से आप हमें ये फेक करेंसी नोट दे दीजिए। इसी बात पर, इसी पॉइंट को लेके कई बार बातचीत हुई, लेकिन बातचीत पूरी तरह से बन नहीं पाई। बात करते करते ये पता लगा कि जो इसका माजिद मनिहार का लड़का है विक्की मनिहार, जावेद सिद्दीकी उर्फ विक्की मनिहार, ये भी बहुत इसमें लिप्त है, बट ये थोड़ा सा उससे अलग है और ये कभी कभी भारत भी जाया करता है। फिर हम लोगों ने दिमाग लगाया ये कि अगर ये मिल जाएगा तो इसके फादर के बारे में, यानी माजिद मनिहार के बारे में बारीक चीज़ें पता लगेंगी, उसका रूटीन पता लगेगा, कभी वो हिंदुस्तान आता है कि नहीं आता है, डीलिंग कैसे करता है, कौन कौन लोग डील करने आते हैं, क्या उसके कनेक्शन हैं, कम से कम उसके बेटे से ये सारी जानकारी मिल जाएगी। और हुआ भी यही। 28 अगस्त को ATS ने कुछ नेपाली पुलिस और नेपाल के कुछ अधिकारियों के सहायता से विक्की मनिहार को अरेस्ट कर लिया। बहराइच में ये पकड़ा गया, जेल भेजा गया, उससे बहुत डिटेल पूछताछ हुई, जिसमें माजिद मनिहार के बारे में सब बातें क्लियर हो गई। लेकिन एक बात ज़रूर इसमें क्लियर हुई कि वो बहुत ही चालाक है। किसी अननोन आदमी से पिछले कई सालों से वो किसी भी कीमत पर नहीं मिला है। पैसे की लेन देन उसने स्वयं कभी नहीं की है। 3 होटल के बारे में बताया गया है कि इन्हीं नेपालगंज के इन्हीं 3 होटलों में, बांका ज़िले में ये पड़ता है नेपालगंज, इन्हीं 3 होटलों में रुकता है। जब भी कोई बड़ा आदमी या ISI के इशारे पर जब कभी बड़ी खेप आती है और किसी को सप्लाई करनी होती है तो इसके आदमी वहाँ लगे होते हैं। उसको किसी एक होटल में रुकाया जाता है, वहाँ उसको अच्छी तरह से वॉच किया जाता है। इसके आदमी जो बिल्कुल 3rd रेट के 4th रेट के होते हैं, उनको उस नकली करेंसी के साथ वहाँ भेजा जाता है। वो बाहर रहता है, असली करेंसी भीतर आती है। जब वो आदमी हैंडओवर कर देता है, उसके 10 मिनट बाद ये नकली करेंसी उसको दे दी जाती है। लेकिन वो कभी भी माजिद के टच में नहीं रहता है। इतनी सारी बात पता करने के बाद ये बात तय हो गई कि माजिद मनिहार को हम इस तरफ नहीं ला पाएंगे, हम उसे नहीं अरेस्ट कर पाएंगे। फिर ये ढूंढा जाने लगा कि ऐसा कौन सा आदमी है जो उसका विरोधी है। वहाँ विक्की मनिहार के अरेस्ट में ये भी पता लग गया कि कौन कौन लोग इसके विरोधी हैं, कौन से पुलिस अफसर इसके विरोधी हैं, कौन सा संगठन वहाँ का इसका विरोधी है, क्योंकि वो नेपालगंज की स्थानीय राजनीति में भी भाग लिया करता था। ये सारी बातें पता लगी और फिर ये तय पाया गया कि इसको इस तरह से नेपाल की पुलिस कभी इसे छुएगी नहीं। ये बात भी तय हो गई। जो सिस्टम बताया विक्की मनिहार ने कि किस तरह से वो वहाँ डील करता है और किस तरह से इतने दिनों से वो केवल एक ही काम का मास्टर हो गया है। उसे कहीं भी फेक करेंसी नोट काठमांडू से चल के आए या काठमांडू से भेजी जाए या पाकिस्तान से सीधे उसे कोई डायरेक्शन मिलना हो तो माजिद मनिहार उसको एग्जीक्यूट करा लेता था और कभी भी पुलिस ने उसके इस काम में हस्तक्षेप नहीं किया। बात बिल्कुल साफ थी, बात बिल्कुल क्लियर थी। अब ये तय किया गया कि आखिर माजिद मनिहार को कैसे पाया जाए या इसकी एक्टिविटी को कैसे रोका जाए। इसके विरोधियों से भी संपर्क किया गया। एक टीम हमारी वहाँ, उन लोगों से भी हम लोगों ने संपर्क किया। फिर बहुत ही एक्टिव लोगों की वहाँ ज़रूरत है। लोकल लोग इशारा कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसे एक्टिव लोगों की ज़रूरत है जो या तो उसको किसी तरह से अपने वश में करके यहाँ तक ले आएँ या फिर उसको वहाँ जड़ से ही समाप्त कर दें, ताकि ये बड़ा कोढ़ जिसे कहते हैं, बड़ा कंटक जिसे कहते हैं फेक करेंसी नोट के सर्कुलेशन का, ये समाप्त हो सके। ऐसा उनके विरोधियों का कहना था। माजिद मनिहार के विरोधियों ने यही बताया कि जब तक साहब इसका अंत नहीं होगा इस तिलस्म को कोई नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि ISI इतना पैसा देती है, ISI इस कदर प्रोटेक्ट करती है, नेपाल की पुलिस कभी उस पर हाथ नहीं डालेगी। राजा ज्ञानेंद्र का लड़का पारस इसका दोस्त है, कभी जब यहाँ आता है तो ये उसी के साथ घूमता है। तो ऐसे पावरफुल आदमी को आप छू भी पाएँ, ये बहुत मुश्किल काम है। खैर, काम करना था तो करना था। वहाँ पर लोकल लोगों से बातचीत की गई। फिर
भारत में कुछ ऐसे लोग थे जो इस एंटी नेशनल और टेरर फैलाने वाले लोगों, ये भी सॉफ्ट टेररिज्म की श्रेणी में आता है कि आप भीतर ही भीतर किसी देश की इकोनॉमी को खोखला करें और उसे कमज़ोर कर दें। तो सॉफ्ट टेरर की श्रेणी में ये FICN की बात, फेक करेंसी, फेक इंडियन करेंसी नोट्स की बात सॉफ्ट टेरर के हेडिंग्स के अंदर, उसकी सीमाओं के अंदर मानी जाती है। बात करते करते सब तक तरफ से थक हार गए और इस बीच हम देखते रहे कि तमाम खेप आई, छोटे छोटे कैरियर्स हमने पकड़े, 1-2 लाख रुपए बरामद कर लिए, लेकिन ये रुका नहीं। फिर कुछ अपने यहाँ के लोगों से मदद ली गई जो नेपाल में कभी रहे हैं, बड़े क्राइम में, आजकल जेलों में बंद हैं। कई लोग ऐसे थे जो यहाँ जेलों में बंद थे। हमारे जो टीम के कुछ लोग थे, उन्होंने उनसे भी संपर्क किया कि भाई हमें हर हाल में FICN के इस काम को बंद करना है, इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये उनके विरोधी हैं। खैर, उनमें से एक बड़े अपराधी ने जो जेल में था, उसने इशारा किया कि वह आप परेशान मत होइए, मुझे सारी बातें पता हैं, कौन लोग इसके विरोधी हैं, कौन इस काम को कर सकते हैं, ये सब हमें पता है। उसके बाद फिर एक ऑपरेशन तय किया गया और इस ऑपरेशन के बाद 2 अक्टूबर 2009 को नेपालगंज के उसी होटल में जिसमें ये अक्सर जाया करता था या जिसमें ये रुका करता था, माजिद मनिहार की गोली मारकर हत्या हो गई। लोकल अखबारों की अगर माने तो उसमें जो उस समय की पेपर कटिंग्स थी, है, आप गूगल में जाके जब पता करेंगे तो वहाँ यही बताया गया कि ISI के लोगों ने ही इसकी हत्या करा दी। उनका ये कहना था कि विक्की मनिहार के पकड़े जाने के बाद इसके बहुत ढेर सारे राज बाहर आ गए थे और उसी होटल में रुके हुए 2 दूसरे और लोग, जिनमें एक महिला भी शामिल थी, उनकी सहायता से माजिद मनिहार को ISI ने मरवा दिया। मुकदमा वहाँ हत्या का लिखा गया। अब तक उसकी विवेचना में क्या हुआ ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन वहाँ के स्थानीय समाचार पत्रों और समाचार TV चैनलों में यही बात बताई गई कि ISI ने माजिद मनिहार का खात्मा करा दिया, क्योंकि ये अब उनकी बातों को कम मान रहा था और इसने अपनी इंडिपेंडेंट वर्किंग या ये अलग से अपना धंधा पानी इसने शुरू कर दिया था। बहरहाल हमारे लिए ये बहुत सुखद सूचना थी कि माजिद मनिहार अपने ही देश में, नेपालगंज में, अपने ही उस होटल में जिसमें वो हमेशा रहा करता था, उसमें उसकी वो ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। और सारी एजेंसीज़, जो लोग भी FICN को डील करते थे, जो भी सॉफ्ट टेररिज्म को डील करते थे, जितनी बड़ी एजेंसीज़ हैं हिंदुस्तान की, सब लोगों ने चैन की सांस ली, राहत की सांस ली कि एक ऐसा आदमी जिसने इकोनॉमी पर कड़ा प्रहार कर रखा था उस समय, और कम से कम 3 सालों से तो उसने बहुत ही बुरा हाल कर रखा था, ऐसे आदमी का उसी के देश में, उसी के होटल में, उसी के लोगों ने उसको समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। आज बस इतना ही। इसके बाद हम आपको और छोटी घटनाएं और बताएंगे आपको। छोटी क्या बड़ी घटनाएं हैं। ये बड़ा डीलर था, बहुत पुराना डीलर था। इसके अलावा और तमाम से सेंटर नेपाल में ऐसे चलने लगे जहाँ से भारत विरोधी गतिविधियाँ संचालित होने लगी, जिनकी जानकारी थी। हम लोगों का भी साहस बढ़ा कि वहाँ पर नेपाल में वहाँ के जो इस तरह के लोग हैं जो भारत के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी काम करने वाले वहीं पर उन्हीं के लोग हैं, और ऐसे लोगों का अंत हो ही जाता है अगर उनके बारे में पूरी जानकारी और सही जानकारी हो। आज बस इतना ही। अगले अंक में ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भारत विरोधी गतिविधियों में नेपाल में संलिप्त था और वहाँ उसकी क्या दुर्गति हुई, इसके बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।